हेलो एवरीवन। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हमारा टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज जाके वो वीडियो को पहले देखिए। अभी की वीडियो में मैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स कवर करने वाला हूँ जो पिछले वाले वीडियो में कवर नहीं थे, और उसके अलावा भी कुछ सेक्शंस है जिसमें अगर वो प्रिस्क्राइब एक्सपेंडिचर्स आप लोग करते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है टैक्स में। तो अभी हम लोग बाकी इन्वेस्टमेंट्स कवर करेंगे। उसमें पहला इन्वेस्टमेंट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का एलिजिबिलिटी क्या है? तो इसमें जो भी रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल है वो पर्सन एनएससी में इन्वेस्ट कर सकता है। इसको एक बार खरीदने के बाद 5 साल तक ये आपका पैसा एनएससी में रहेगा। इसमें 8.5% तक आपको इंटरेस्ट मिलता है। जनरली ये इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से वेरी होता है। इसका मैक्सिमम मिनिमम लिमिट क्या है? तो मैक्सिमम लिमिट जो हमने बोला था कि जो एटीसी का नॉर्मल लिमिट है 1.5 लाख तक अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, और मिनिमम 100 रुपये आपको एनएससी में इन्वेस्ट करना होगा। और इसका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी आपको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि जो आपका इंटरेस्ट का भी जो अमाउंट होता है उसका भी आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाता है। ऐसा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये ड्यूअल बेनिफिट वाला है कि इसका इंटरेस्ट इनकम भी आपको चार्ज होता है, लेकिन उसका आपको एटीसी के में डिडक्शन मिलने की वजह से वो आपको पूरे की तरह से एग्जेम्प्ट हो जाता है, उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है। बाकी एक्सपेंडिचर्स ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे जो एटीसी में कवर की गई हुई है। तो इसमें है लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो और उसका प्रीमियम भरते हो तो वो भी एटीसी में कवर है, और उसकी वजह से आपको वो इनकम का आपका पार्ट नहीं माना जाता है। एलआईसी म्यूचुअल फंड है। कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो 23D क्लॉज है सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें कुछ प्रिस्क्राइब्ड म्यूचुअल फंड्स है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें भी आप अगर इन्वेस्ट करते हो इन म्यूचुअल फंड्स में तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ट्यूशन फीस है। स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में एक ट्यूशन फीस दिया जाता है। अगर जो इंडिविजुअल है उसके बच्चों के लिए ट्यूशन फीस इनकर करता है तो इसका भी उसको डिडक्शन इनकम में से मिल जाता है। अभी और एक इसमें एक पार्ट कवर हो रहा है हाउसिंग लोन की तरफ का। जो भी अगर कोई पर्सन एक घर खरीदता है तो उसका जो प्रिंसिपल पार्ट का जो रिमेंबरमेंट रहता है वो एटीसी में कवर है। मतलब अगर मैं किसी भी बैंक को 50,000 साल के भर पे कर रहा हूँ और उसमें से अगर 40,000 मेरा प्रिंसिपल पेमेंट है और 10,000 मेरा इंटरेस्ट है, तो उस 40,000 यहाँ पे कवर है। 10,000 का भी अपने को बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो अपने आप में एक अलग टॉपिक भी है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा। तो एटीसी में प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन कवर्ड है, और जो बाकी चार्जेस इससे रिलेटेड रहते हैं जैसे कि स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जो रहती है हम लोग हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, वो भी यहाँ पे कवर्ड है। नाबार्ड्स के बॉन्ड अगर इसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो उसका भी अपने को एटीसी में बेनिफिट मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस के कुछ टाइम डिपॉजिट्स आते हैं, तो इनमें भी अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, इनका लॉक इन पीरियड 5 साल के टेन्योर में रहता है, तो वो अमाउंट भी एटीसी के अंडर ही फॉल करता है। अभी हम लोग जानेंगे एटीडी के बारे में, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका भी आपको डिडक्शन दिया गया हुआ है चैप्टर 6A के अंडर। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? तो कोई इंडिविजुअल और या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये इसमें पैसा डाल के बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इसमें किस किस के ऊपर अगर हमने कवरेज लिया तो ये बेनिफिट मिलेगा? तो इसमें आता है इंडिविजुअल, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। मतलब अगर एक न्यूक्लियर फैमिली, एक पर्सन, उसकी स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इतने अमाउंट तक का बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी इंडिविजुअल है या फिर उसके पेरेंट्स है अगर 60 साल से नीचे है तो उनको 25,000 तक का ही बेनिफिट है। और अगर इंडिविजुअल या फिर पेरेंट्स उनका एज अगर 60 ईयर्स से ज्यादा है तो उनको हायर डिडक्शन है 50,000 तक का। इसमें और एक अमाउंट है वो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000। और ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 है ये ऊपर वाले 25,000 और 50,000 के लिमिट में इंक्लूडेड अमाउंट है। तो ये कैसा कैलकुलेशंस होगा ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा।
ये समझने के लिए एक चार्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर इसमें जो भी इंडिविजुअल है, अगर उसका एज और पेरेंट्स का एज दोनों का 60 साल से नीचे है तो दोनों को 20,000 का बेनिफिट, मतलब कंबाइंड 50,000 का बेनिफिट है। अगर इनमें से पेरेंट्स का एज अगर 60 के अबव है तो फिर पेरेंट्स को 50,000 और इंडिविजुअल को 25,000 का बेनिफिट है, तो टोटल 75,000 का बेनिफिट मिल जाता है। अगर दोनों भी इंडिविजुअल और पेरेंट्स 60 ईयर्स के अबव है तो टोटल बड़ा बेनिफिट मिल जाता है ₹1,00,000 का। लेकिन ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ इंडिविजुअल और पेरेंट्स के लिए। अगर एचयूएफ के मेंबर्स होंगे तो बेनिफिट सिर्फ 25,000 तक ही लिमिटेड है, और जो नॉन रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है उनको भी सिर्फ 25,000 तक ही बेनिफिट है। तो जो 60 ईयर्स वाला जो 50,000 एडिशनल 25,000 का बेनिफिट है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, वो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को दिया गया नहीं। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, एक प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें मैंने इस बेनिफिट से आपका टैक्स कैसे बचेगा उसका कैलकुलेशन दिया गया है। तो एक्स जिसका सैलरी है 5 लाख रुपया, उसने 80,000 इन्वेस्ट किए पीपीएफ में और 30,000 इन्वेस्ट किए एनएससी में, और उसने 23,000 भरे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और 4,000 भरे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। तो उसको कितने इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में उसका सैलरी से इनकम था 5 लाख रुपया, और फिर चैप्टर 6 में उसने जो इन्वेस्टमेंट की है तो एटीसी के अंडर उसने पीपीएफ में 80,000 और एनएससी में 30,000 किए, टोटल उसको 1,10,000 का डिडक्शन मिला। और इंश्योरेंस में उसने किए थे 23,000, और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाले पार्ट में उसने किए 4,000। पर जबकि यहाँ पे ऐसा हमने एज्यूम किया है कि एक्स का उम्र 60 साल से नीचे है तो उसका रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट है 25,000 रुपीज, तो उसको उतने तक का ही बेनिफिट मिलेगा, जबकि 23,000 और 4,000 मिलकर 27,000 हो जाते हैं। उसका टैक्सेबल टोटल इनकम बन जाएगा 3,65,000। तो अभी एक्स को जो टैक्स भरना पड़ेगा वो 5 लाख पे नहीं बल्कि 3,65,000 पे भरना पड़ेगा। सो थैंक यू। आज की इस वीडियो में हमने यही सब इन्वेस्टमेंट्स कवर किए। आगे वाले वीडियोस में मैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स और इवन कौन से ऐसे टैक्स सैलरी के कंपोनेंट्स है जिसके वजह से अगर एम्प्लॉयर आपको उस कंपोनेंट में आपको सैलरी दे तो आपका टैक्स सेव हो सकता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।